गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 16 करने वाले हैं और ये साइंस का चैप्टर है, ठीक है। मैनेजमेंट और एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो हमारे प्राकृतिक संसाधन होती है उनका मैनेजमेंट यानी उनका प्रबंधन किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनीथिंग इन इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स, जो भी चीज़ इन्वायरमेंट में आपको दिखाई देती है और जिसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, फॉर योर मतलब किसी भी तरीके से, तो वो आपका रिसोर्स होती है। इन अदर वर्ड द नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड टोटल नेचुरल इन्वायरमेंट दैट सपोर्ट ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करने वाला जो नेचुरल मतलब एक इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं वो आपका नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट है। कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ द नेसेसिटी क्या होता है? ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल बेसिक हैं, जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए क्या है, एयर की रिक्वायरमेंट है, तो वो आपकी बेसिक नेसेसिटी है। वाटर की रिक्वायरमेंट है, वो भी आपकी बेसिक नेसेसिटी है, ठीक है। एंड कंफर्ट टू द मैनकाइंड। सो नेचुरल रिसोर्सेज आर द कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्या है? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। देखो, एटमॉस्फेयर जब भी वर्ड आएगा ये हमेशा एयर से रिलेटेड होता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर ए से स्टार्ट है, एयर भी एयर से स्टार्ट है, आप याद रख सकते हैं। हाइड्रोस्फेयर जब भी वर्ड आता है ये आपका वाटर से रिलेटेड होता है, और लिथो वर्ड जो होता है वो आपका लैंड से या फिर आपका रॉक से रिलेटेड होता है, तो लिथोस्फेयर आ जाएगा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इनएग्जॉस्टेबल और दूसरा होता है एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, ठीक है। इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? देयर आर द पेलेंटी एंड कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय मैंस कंजप्शन। पेलेंटी मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट भी आपके अवेलेबल होते हैं, ठीक है, फॉर मैन कंजप्शन। अगर वो मैन उसको कितना भी कंज्यूम कर लेगा स्टिल वो रहेंगे, ठीक है। तो जैसे एयर हो गया, क्ले हो गया, सैंड हो गया, ये सारे आपके इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएंगे। इट और इवन सनलाइट हो गया, ठीक है। इट गेट्स अफेक्टेड बाय द ओवर पॉपुलेशन ऑफ द मैनकाइंड, ठीक है। सो इट डज नॉट गेट इफेक्टेड, ये होना चाहिए, इट डज नॉट गेट इफेक्टेड बाय द ओवर पॉपुलेशन ऑफ द मैनकाइंड। अब अगर हम बात करें एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, दीज आर द लिमिटेड एंड कैन बी एग्जॉस्टेड। ये आपके लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल होते हैं और एक टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे इसका आपका कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम से बने हुए जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो भी आपके क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्टेबल रिसोर्स हो जाएंगे, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, अब जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है, अभी हमने देखा उसमें कुछ एग्जॉस्टेबल है, कुछ इनएग्जॉस्टेबल है। अब जो इनएग्जॉस्टेबल है वो तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन जो एग्जॉस्टेबल है वो एक सर्टेन अमाउंट के बाद अमाउंट ऑफ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे। तो उनको हमें क्या करना पड़ता है, एक तरह से कंट्रोल में रखना पड़ता है, मतलब एक तरह से वाइजली उसको यूज़ करना ज़रूरी है, अदरवाइज नहीं तो वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उन रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। अ सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग ऑफ द यूज एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन सच अ वे टू अवॉइड द वेस्टेज। तो हमें क्या करना है, उसके वेस्टेज को मतलब एक तरह से अवॉइड करने की कोशिश करनी है एंड यूज़ दैम मोस्ट इफेक्टिव वे, दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब उनको सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब आप रिसोर्सेज को ओवर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, ठीक है, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। बल्कि हमें क्या करना है, उसको वाइजली यूज़ करना है, समझदारी से यूज़ करना है, दैट इज़ नोन एज मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। सो वाई डू वी नीड टू मैनेज आवर नेचुरल रिसोर्सेज? अब क्यों नीड है इसकी? सबसे पहली बात है कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो आपके क्या हैं, एग्जॉस्टेबल है, ख़त्म हो जाएंगे, तो उनको अगर हम मैनेज नहीं करेंगे तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और इवन फ्यूचर में बनने में उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हमें उनको मैनेज करना ज़रूरी होता है। सो वी नीड टू मैनेज आवर नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। पहला क्या है, द रिसोर्सेज ऑन द अर्थ आर लिमिटेड। बहुत सारे रिसोर्सेज क्या आपके लिमिटेड है। द प्रॉपर मैनेजमेंट कैन इंश्योर दैट द नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड जुडिशली। अगर हम उनका प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं तो इससे ये बात इंश्योर हो जाएगी कि हम उनको जुडिशली यूज़ करें, समझदारी से यूज़ करें, सो दैट दे फुलफिल द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन एज वेल एज द फॉर द फ्यूचर जनरेशन एज वेल, ठीक है। द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज टेक इनटू कंसिडरेशन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और व्यू, ठीक है, एंड प्रिवेंट द देयर एक्सप्लॉइटेशन टू हेल्प द शॉर्ट टर्म गेन। तो हमें बेसिकली करना क्या है, प्रॉपर मैनेजमेंट अगर हम उनका करते हैं, ठीक है, तो इसमें हमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, मतलब फ्यूचर में उनको किस तरीके से हम प्रिजर्व कर सकते हैं और हम अपनी जो प्रेजेंट टाइम की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ठीक है। और
हमारे जो शॉर्ट टर्म गेन्स है उन पे ज़्यादा फोकस ना हम करें, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी जो होता है वो इक्विटेबल हो। जैसे एग्जांपल समझिए, अगर मान लीजिए कोई पर्सन जो रिच है, ठीक है, और उनके एक ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ पर कुछ रिच पीपल हैं और देन कुछ स्लम्स हैं, यानी झुग्गी झोपड़ियाँ वाला इलाका है, और वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा गरीब है। अब वाटर एक बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स होना दोनों को अवेलेबल चाहिए, लेकिन क्या उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है? ऐसा नहीं है। देखो, अगर वहाँ पे सपोज करो जो समर सीजन है उसमें क्या हुआ, वहाँ पे वाटर की शॉर्टेज हो गया, इन दैट केस, या फिर ड्रॉट पड़ गया, तो इन दैट केस क्या होगा, जो रिचर पीपल हैं वो क्या करेंगे, पानी के टैंकर लगवा लेंगे, ठीक है, उनको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। बट जो लोअर क्लास पीपल हैं, जो स्लम में रहते हैं, उन लोगों को पास वो रिसोर्सेज मतलब नहीं अवेलेबल हो पाते हैं, ठीक है। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हमें नेचुरल रिसोर्सेज का थोड़ा कम दिखाई देता है, ठीक है। एंड ऑल द पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ दिस रिसोर्सेज। लेकिन हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल हो और उससे ज़्यादा लोगों को आपको बेनिफिट मिल सके। द प्रॉपर मैनेजमेंट विल टेक इनटू कंसिडरेशन द डैमेज कॉज टू द एनवायरमेंट ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन एंड यूज़, ठीक है। पहला एक्सट्रैक्शन में हम उसकी यूज़ मतलब जैसे हमको ये चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जब एक्सट्रैक्ट करते हैं मतलब उस चीज़ को निकाल लें। फॉर एग्जांपल जैसे हमने डायमंड माइन से डायमंड्स को निकाला, तो उसके एक्सट्रैक्शन में नुकसान कम हो, एज वेल एज उसके यूजेस में भी हम उसको मतलब प्रॉपर तरीके वाइजली यूज़ करें। एंड द नेचुरल रिसोर्सेज एंड फाइंड वेज एंड मीन्स टू मिनिमाइज द डैमेज। तो हमें इसके डैमेज को मिनिमाइज करने का एफर्ट्स करने चाहिए। बट देखिए ऐसा होता नहीं है। जैसे अगर फूड की अगर हम बात करें, इवन वाटर की आप बात कर सकते हैं, तो वाटर क्या होता है, वाटर हमारी अर्थ पर ऑल्दो प्लेंटी ऑफ अमाउंट में मतलब अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन मोस्टली जो उसमें ना प्योर वाटर नहीं है। मोर देन 97% जो है आपका ऐसा वाटर है जो आपका ओशन वाला वाटर है, सलाइन वाटर है, नमकीन पानी है, ठीक है, तो उसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो जो वाटर हमारे पास प्योर या पोर्टेबल वाटर कह सकते हैं, ये जो अच्छा फ्रेश वाटर है वो बहुत ही कम अवेलेबल है, तो हमें उसे भी जुडिशली यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका है, तो हमें क्या करना है, उसके एक्सट्रैक्शन ये सब हो गया, मिनिमाइज़ करना है हमें उसके डैमेज को। लेकिन स्टिल लोग करते हैं, उसको डैमेज करते हैं विदाउट, मतलब टैप वाटर जो है उसको जस्ट उसमें से रन ऑफ हो रहा है वाटर, ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो ये सारे हम काम करते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, फिर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। जो हमारी इकोलॉजी है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, उसमें बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमें कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, इन नेचर। एंड टू प्रिजर्व द जीन पूल, हमें जीन पूल को भी प्रिजर्व करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो बेसिकली जीन पूल क्या हो जाता है कि जैसे एक हमारे पास कोई स्पीशीज़ है या एक कोई पॉपुलेशन है किसी भी चीज़ की, तो हमने उसके जो प्रॉपर जीन्स है उनको सबको अलाइन कर दिया, कंबाइन कर लिया, तो वो आपका जीन पूल होता है, ठीक है। तो उसको प्रिजर्व करने की रिक्वायरमेंट होती है। एंड सम ऑफ द मेजर स्टेप्स हम ले सकते हैं टू बी टेकन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ आर गिवन बिलो। तो कुछ आपके तरीके हो सकते हैं जिससे हम इनको कंजर्व कर सकते हैं। तो लॉ शुड बी मेड टू इम्पोज द टोटल बैन ऑन द पोचिंग और किलिंग, ठीक है, और कैप्चरिंग एनी एनिमल और बर्ड बिलोंगिंग टू एन एंडेंजर स्पीशीज़। ऐसी बहुत सारी जो स्पीशीज़ होती है जो एंडेंजर हैं, जिनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, उनको हमें कोशिश करना चाहिए कि उनके जो पोचिंग है, जो इलीगल उनके हंटिंग की जाती है, उसको पूरी तरीके से बैन किया जाए, एज वेल एज उसके जो कैप्चरिंग करते हैं, ठीक है, जो और इवन उनको किलिंग जो भी है, तो ये आपका मना किया जाए, ठीक है, एंडेंजर स्पीशीज़ का। इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 जो है वो यही काम करता है, ठीक है। फिर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड शुड बी प्रिजर्व एंड एस्टेब्लिशिंग नेशनल पार्क। तो इंडिया में क्या होता है, नेशनल पार्क्स आपके टाइगर रिजर्व होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, मरीन सेंचुरीज होती है, उनको एक तरह से बनाया जाता है जिसमें हम उन एनिमल्स को, नॉट ओनली वो एनिमल बट उनका जो प्रे है उसको भी प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, एज वेल एज जिस एरिया में वो इनहेबिट कर रहे हैं उस चीज़ को भी हम प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कनेक्टेड विद द कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ शुड कंडक्ट अ पीरियोडिक सर्वे। जैसे इंडिया में भी होता है, आपको वल्चर की पॉपुलेशंस होती है, ऐसे ही टाइगर की पॉपुलेशन है, उसका प्रॉपर सेंसस कंडक्ट कराया जाता है बहुत सारे एनिमल्स का जो स्पेसिफिक एनिमल है, एंडेंजर हैं, ठीक है। तो वो पीरियोडिक सर्वेस होना चाहिए, मतलब बार बार आपका प्रॉपर एक टाइम इंटरवल के बाद में सर्वेज होने चाहिए, सो दैट कि हमें एग्जैक्ट पॉपुलेशन पता चल सके कि उस एनिमल की कितनी अवेलेबल है और कितनी हम ग्रोथ वहाँ पे देख रहे हैं। ऑल द फॉरेस्ट में, नेशनल पार्क्स में, सेंचुरीज में टू हैव नॉलेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ऑल स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स। स्पेशल
अटेंशन शुड बी पेड टू द कंजर्वेशन ऑफ द एंडेंजर स्पीशीज़। जो एंडेंजर स्पीशीज़ होती हैं उनके कंजर्वेशन के लिए हमें स्पेशल एफर्ट्स लगाने की रिक्वायरमेंट है। और बहुत बार ये चीज़ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी होती है। जैसे इंडिया में जो राइनोज़ हैं उनकी पॉपुलेशन जो होती है, अगर ऐसा माना जाता है कि ऑलमोस्ट 70 to 80% पॉपुलेशन जो वन हॉर्न राइनो है उसकी आपको इंडिया में ही देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये इंडियन गवर्नमेंट ने जो एक टाइम था तो उसमें ना मतलब आपके राइनोज़ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, तो उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे वेरियस गवर्नमेंट ने एक तरह से एफर्ट्स किए, कम्युनिटी एफर्ट किए गए, और आज हमारे इंडिया में जो आपका वन हॉर्न राइनो है, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी खासी है। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं, एफर्ट्स कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए। द अनऑथोराइज फेलिंग और we can say cutting of the forest trees for timber trade and fuel wood should be curbed or stopped immediately। तो अगर देखो ये जो एनिमल्स होती हैं इनको रहने का, इनका जो होम है वो क्या है, वाइल्ड एरिया, बेसिकली कोई फॉरेस्ट। अगर फॉरेस्ट में से ट्रीज़ को हम फेल डाउन करेंगे और कट करेंगे, इन दैट केस वो क्या करेंगे, वो पॉश एरिया या फिर जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर अर्बनाइज एरिया है, रूरल एरिया है, वो वहाँ की तरफ भागेंगे। फिर उसकी वजह से क्या होगा, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, और जिसकी वजह से जस्ट बिकॉज एक कॉन्फ्लिक्ट है तो उस बीच में एनिमल्स की भी जान जाएगी एज वेल एज ह्यूमन की भी जाएगी। तो हमें बैलेंस मेंटेन रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरेस्ट को कटिंग डाउन जो है उसको हमें कम करने की रिक्वायरमेंट है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फॉरेस्ट आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या कह सकते हैं, हॉटस्पॉट एक ऐसा एरिया हो सकता है जहाँ पर आपको किसी चीज़ की ना क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मिले। जैसे फॉरेस्ट जो होते हैं वो हॉटस्पॉट होते हैं फॉर द वाइल्ड लाइफ। जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ बेसिकली जो वाइल्ड में रहने वाली जो बेसिकली आपकी फ्लोरा एंड फौना दोनों हैं, तो फॉरेस्ट में आपको उसकी जो नंबर्स ऑफ स्पीशीज़ है वो बहुत ज़्यादा मिल सकती है। ठीक है, फिर बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया इज़ द नंबर ऑफ स्पीशीज़, कितनी वहाँ पर डाइवर्सिटी है। ठीक है, बायो मतलब बायोलॉजिकल, डाइवर्सिटी तो कितनी वहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल बायोडाइवर्सिटी में आपके कितने तरीके के एनिमल्स हैं, कितने तरीके के वहाँ पे ट्रीज़ हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, लाइक बैक्टीरियाज भी हो सकता है, फंगाई भी हो सकता है, फिर आपका पावरिंग प्लांट भी हो सकता है, इंसेक्ट हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे हॉटस्पॉट्स मीन एन एरिया ऑफ फुल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, लॉस ऑफ डाइवर्सिटी में लीड टू द लॉस ऑफ इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। अब ऑब्वियस है, ऐसा नहीं होता है कि एक एनिमल या एक चीज़ जो वाइल्ड लाइफ से एक्सटिंक्ट होगी या ख़त्म होगी उसका नुकसान सिर्फ उसको होगा, उससे ना एक पूरी चेन जुड़ी हुई होती है। सपोज़ कर लो, अगर हम मान ले जैसे सपोज़ करो अगर हम ग्रास होपर को ख़त्म कर दे पूरी तरीके से, तो ग्रास होपर अगर ख़त्म हो जाता तो उस केस में क्या होगा, फ्रॉक्स जो उस पर फीड करते हैं उनके जो प्रे होगा उसकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। अगर फ्रॉक्स के ऊपर जो स्नेक्स फीड करते हैं उनके भी पॉपुलेशन पे या किसी चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो बेसिकली एक फूड चैन या फूड वेब जो होता है उसमें इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए हमें उनको प्रिजर्व करने की रिक्वायरमेंट होती है। अब स्टेक होल्डर क्या है, अ पर्सन हैविंग इंटरेस्ट और कंसर्न ऑफ समथिंग, दोज आर नोन एज स्टेक होल्डर, दे आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट। ऐसे कौन कौन से स्टेक होल्डर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, पहले हो जाएंगे लोकल पीपल। ठीक है, जो वहाँ के लोग हैं, ट्राइबल पीपल है, जो फॉरेस्ट पे बहुत हद तक डिपेंड करते हैं फॉर द ग्रेजिंग ऑफ देयर एनिमल्स, फॉर द टिम्बर वुड। ठीक है, इस चीज़ के लिए तो डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट फॉर देयर सर्वाइवल। अगर उनको जो बेसिक नेसेसिटीज़ है ना उनकी, वो भी आपको फॉरेस्ट से ही मिलेंगी। जैसे बहुत सी जगह पर आपको देखा होगा वहाँ पे वुडन हाउस बनते हैं, तो वुड के लिए वुड क्या होता है जनरली वो फॉरेस्ट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट हु ओन्स द लैंड एंड कंट्रोल द रिसोर्सेज। जो भी हमारा रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है, फॉरेस्ट है, वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, तो उसको कंट्रोल करती है, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाते हैं जो वहाँ पर अपना हु यूज़ वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो बहुत सारे फॉरेस्ट के प्रोडक्ट होते हैं जिनको बहुत सारी कंपनीज़ है ना अपने नेम का ब्रांड लगा के एंड देन उनको सेल भी करती है। जैसे हनी होता है, हनी एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द फॉरेस्ट मोस्टली। ठीक है, वैसे एपीकल्चर किया भी जा सकता है, बट जनरली की बात कर रही हूँ मैं। तो उसके लिए क्या होता है, फॉरेस्ट उनका भी एक इंटरेस्ट है फॉरेस्ट में। ठीक है, टिम्बर से जो वेरियस फर्नीचर हाउसेज होती हैं वो भी कैसे बनते हैं, टिम्बर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और टिम्बर आपको फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट वो पर्सन जो बहुत ज़्यादा कंजर्वेशन एफर्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं, जो ये समझते हैं कि इन्वायरमेंट में वाइल्ड लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें, तो वो भी एक तरह के स्टेक होल्डर हो जाते हैं। फिर सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या होता है, देखो सस्टेनेबल तरीके का मैनेजमेंट ऐसा मैनेजमेंट कह सकते हैं जिसमें ना हम रिसोर्सेज को अभी प्रेजेंट में भी यूज़ करें और फ्यूचर में आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी हम उनको बचा के रख रहे हैं, तो वो आपका सस्टेनेबल
तरीके से मैनेजमेंट होता है। तो मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज वाइजली, हमें उनको समझदारी से यूज़ करना है एंड मेक इट अवेलेबल फॉर द फ्यूचर जनरेशन। टू कंसिडर द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट वी नीड टू लुक एट द स्टेक होल्डर हु आर। तो हमने ये वैसे देख भी लिया है, ठीक है, कि कौन कौन से हमारे स्टेक होल्डर हैं। द मेजर प्रोग्राम कॉल्ड सिविकल्चर हैज़ बीन स्टार्टेड टू रिप्लेनिश द फॉरेस्ट बाय ग्रोइंग मोर ट्रीज एंड प्लांट। तो सिल्वीकल्चर को स्टार्ट किया गया है, जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे ट्रीज एंड प्लांट को ग्रो करने का ट्राई करते हैं। तो बेसिकली सिविकल्चर क्या हो जाएगा, एक तरह से फॉरेस्ट को हम इस तरीके से लगाना सो दैट कि वहाँ पर आपके मतलब कोई एक नॉर्मल एरिया हो सकता है, वहाँ पर खुद फॉरेस्ट की तरह मतलब वहाँ के जो लोकल स्पीशीज़ होती है उन फॉरेस्ट के सैपलिंग उन ट्रीज़ के सैपलिंग लगाए जाते हैं सो दैट कि वो फ्यूचर में ग्रो होकर प्रॉपर फॉरेस्ट की तरह काम करें, एज वेल एज वहाँ पर बहुत सारे जो बायोडाइवर्सिटी भी एक तरह से क्रिएट हो, ठीक है। इसके लिए और भी कई तरीके हो सकते हैं। वैसे एक जापानीज़ कॉन्सेप्ट होता है जिसे मियावाकी फॉरेस्ट सिस्टम बोला जाता है। उसमें क्या होता है, एक अर्बन एरिया होता है और उसमें कोई लैंड को लेकर वहाँ पर फॉरेस्ट जैसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। अच्छा, ये ना गार्डनिंग से थोड़ा अलग होता है। गार्डनिंग जब करते हैं तो उसमें जनरली क्या होता है कि लाइक कुछ स्पेसिफिक टाइप के आपके प्लांट वगैरह लगा दिए जाते हैं, वो आपका गार्डनिंग हो जाता है। लेकिन जब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो फॉरेस्ट में ना कोई भी इन्वेजिव स्पीशीज़ को नहीं लिया जाता है, मतलब वहाँ की जो लोकल एरिया की स्पीशीज़ होती हैं वही इम्प्लांट की जाती है। वहाँ पे स्पेसिफिकली ये भी नहीं कि फ्लावर वाले जो प्लांट होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होते हैं, सिर्फ उन्हीं को लगाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए हम कर क्या सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो करा जा सकता है वो क्या है, एफॉरेस्टेशन। मतलब हमें क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक तरह से ग्रो कराना चाहिए मतलब ट्रीज़ को, सो दैट कि एफॉरेस्टेशन हो सके। वन महोत्सव एक किया जाता है, ठीक है। इज़ अ ट्री प्लांटेशन मूवमेंट कैरिड आउट ट्वाइस इन अ ईयर, फरवरी और जुलाई में किया जाता है बाय द बोथ गवर्नमेंट एंड वॉलंटरी एजेंसीज। तो ये आपका जो वन महोत्सव है, इसमें दोनों ही लोग मतलब दोनों ही तरीके के स्टेक होल्डर जो हैं वो ट्राई करते हैं सो दैट कि फॉरेस्ट की जो मतलब फॉरेस्ट है वो अच्छे से ग्रो कर सके, ठीक है। बेसिकली फॉरेस्टेशन को हमें मतलब फॉरेस्ट को बढ़ाना है, एफॉरेस्टेशन करना है, ठीक है। फिर रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, इट इज़ डेवलपिंग फॉरेस्ट कवर इन द एरिया विच हैज़ बीन डैमेज और क्लियर ड्यूरिंग द एक्सप्लॉयटेशन। अभी जैसे कोई फॉरेस्टेड एरिया है, अब वो क्लियर, पहले तो वहाँ पे फॉरेस्ट था, अभी ह्यूमन ने उसको क्या किया कि मतलब डिफॉरेस्टेटेड कर दिया। तो वहाँ पर जब हम फॉरेस्टेशन करते हैं तो उसको हम रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। एफॉरेस्टेशन क्या हो सकता है, किसी भी एरिया में आपने फॉरेस्ट को स्टार्ट करना मतलब एक तरह से ग्रो करना, तो वो हो जाएगा, ठीक है। फिर सेपरेशन ऑफ द कमर्शियल फॉरेस्ट्री। तो जो कमर्शियल फॉरेस्ट्री होता है, ठीक है, उसको आपको सेपरेट रखना चाहिए जो नेचुरल फॉरेस्ट्री एक तरह से है। तो यूजफुल प्लांट रिक्वायर्ड बाय द इंडस्ट्री शुड बी प्लांटेड सेपरेटली। जो आपको अलग से चाहिए ना, उनको आप सेपरेटली प्लांट कर लो, ठीक है। और प्रेफरेबली ऑन द वेस्ट लैंड, ऐसा एरिया जहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब अलग कह सकते हैं, वहाँ पे आपका फॉरेस्ट नहीं है, तो आप उस एरिया में उस फॉरेस्ट को या उन प्लांट्स को ग्रो करा सकते हैं। ग्रोइंग इंडस्ट्री रिक्वायर द प्लांट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन प्लांटेशन, ठीक है। जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है और उनको अपना जो मतलब प्लांट्स चाहिए होते हैं, जैसे टी इंडस्ट्री है तो वो प्लांटेशन वगैरह कराते हैं, ठीक है। फिर ग्रेजिंग हो जाता है। ग्रेजिंग क्या है, ग्रेजिंग शुड बी रेगुलेटेड अकॉर्डिंगली टू द अवेलेबिलिटी टू द पास्चर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बेसिकली आप ऐसा समझिए, अगर जो ग्रेजिंग है, ग्रेजिंग मतलब चराना होता है, गाय भैंसों को जो चराया जाता है, या फिर इवन और भी जो आपके हैं बेसिकली जो भी कैटल है आपका, ठीक है। अगर उनको बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग के लिए हम फॉरेस्ट में अलाउ करते हैं तो क्या होता है कि जैसे फॉरेस्ट में जैसे छोटे छोटे सैपलिंग्स हो गए, कोई पौधे हैं, वो सिर्फ ना ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ ग्रास पर फीड कर रहे हैं, वो छोटे मोटे जो आपके पेड़ पौधे हैं उन पर भी फीड कर लेते हैं। तो क्या होता है कि जो एक सैपलिंग है जो इन फ्यूचर में जाके एक पूरा प्रॉपर डेवलप ट्री बन सकता है, वो उस प्रोबेबिलिटी को ही ख़त्म कर देते हैं। फ्यूचर में आने वाली जो उस अच्छा हो सकता है एक ट्री बनने की प्रोबेबिलिटी है, उस चीज़ को ही ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए ग्रेजिंग है ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, ठीक है। फिर डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, रिमूवल और डिक्रीज एंड डेट्रियोशन ऑफ द फॉरेस्ट। मतलब बेसिकली फॉरेस्ट में जो ट्रीज हैं उनको रिमूव करना, उनके नंबर डिक्रीज़ करना और डेट्रियोट करना, ख़राब कर देना उनको, ये आपका डिफॉरेस्टेशन कहलाता है, ठीक है। फिर इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका हम कह सकते हैं वो होता है सॉइल इरोजन। रिमूवल ऑफ द प्लांट, जो प्लांट कवर है, जैसे अगर आप यहाँ पे एक ट्री को देखिए, जैसे ये इसके आपका शेड मतलब आपका ट्री की कैनोपी है, ये वाले आपकी जो होती है ये आपका कैनोपी हो गया। अब ये इस एरिया में, इतने एरिया में इस चीज़ को शेड प्रोवाइड करा है,
ठीक है। और यहाँ की जो इसकी रूट्स वगैरह होंगी वो यहाँ की ज़मीन को भी पकड़ के रखती हैं, ठीक है। तो अब आप इस चीज़ को यहाँ पे इमेजिन करना, रिमूवल ऑफ द प्लांट कवर एक्सपोज द फर्टाइल सॉइल टू द विंड एंड वाटर डायरेक्टली, इवन इन द मतलब सनलाइट के भी उसमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में लिया आता है। तो जो फॉरेस्ट था, अब वो फॉरेस्ट मतलब वो जो पेड़ था वो हटा दिया गया, तो उस केस में क्या होगा, ये जो लैंड है वो डायरेक्ट एक्सपोजर टू द सन, वाटर एंड विंड आ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, द लेटर रिमूव, लेटर क्या हो जाता है, जैसे जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट की जो लीव्स वगैरह गिर जाती हैं और फिर वो मॉइस्चर में होने की वजह से वो एक तरह से ना मतलब आपका मैन्योर की तरह बन जाता है, उसको आप लेटर बोल सकते हैं। तो लेटर ऑफ द टॉप जो सॉइल होता है उसका रिमूव हो जाएगा और जो सॉइल होगी वो क्या होगी, इनफर्टाइल हो जाएगी एंड इट कैन कॉज इवन डिफॉरेस्टेशन डेजर्टिफिकेशन ऑफ दैट लैंड। तो वो जो लैंड होगा वो डेजर्टिफाइड हो जाएगा, सेलिनिटी ऑफ द सॉइल भी बढ़ जाएगी, एज वेल एज सॉइल जो होगी ना उसमें आपका सलाइन हो जाएगी, वो एक तरह से उसमें नमक की क्वांटिटी एक तरह से बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। फिर डेजर्टिफिकेशन हो सकता है, वही वाली मैंने आपको पहले ही बता दी। रिमूवल ऑफ द फॉरेस्ट कवर इन द प्लांट मेक्स द एरिया ड्राई, अगर वो ड्राई हो गया हॉट सीज़न की वजह से, हॉट सीज़न जब होगा द सॉइल बिकम लूज, तो सॉइल क्या होगी, लूज़ होगी और फिर उसमें क्या होगा, एयर करंट, बेसिकली एयर जो है वो आपका क्या करेगा, उस सॉइल का जो कवर है ना उसको रिमूव कर देगा वहाँ से, ठीक है। सॉइल के पार्टिकल वहाँ से मूव करने लगेंगे, ठीक है। सो इस वजह से क्या होगा, डेजर्टिफिकेशन होता है, ठीक है। फिर फ्लड भी कॉज कर सकता है, क्योंकि देखो इन द रेनी सीजन मैनी टेम्प्रेरी रिवलेट्स हो जाता है, बेसिकली रिवर है उसके छोटे छोटे चैनल्स जो हो सकते हैं आर फॉर्म ड्यू टू द लॉस ऑफ एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बाय द अनप्रोटेक्टेड सॉइल। तो ऐसी जो सॉइल है जहाँ पर है ना आपका जो सॉइल में अगर कोई ट्रीज़ वगैरह नहीं है प्रॉपर, तो होता क्या है ना कि वहाँ पर जो ट्री है वो वहाँ की वाटर को ऑब्जॉर्व करते रहते हैं। अब अगर क्योंकि ट्री वगैरह नहीं है तो जो लैंड है उसकी है ना वाटर की एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी भी एक तरह से हैम्पर होती है, इससे नुकसान पहुँचता है उस पर, ठीक है। सो द रिवलेट प्रोड्यूस द फ्लड इन द लो लैंड एंड कॉजिंग द लॉस ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल एज प्रॉपर्टी एंड लाइफ एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि फ्लड को भी कॉज करने में ये मतलब कॉज कर देता है, ठीक है, अगर हम किसी जगह से डिफॉरेस्टेशन करते हैं। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, ऑब्वियस है डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट होता है। और जो वाइल्ड एनिमल होते हैं देन वो क्या करते हैं, वाइल्ड एनिमल और जो हमके प्लांट होता है उनका पूरा एंटायर इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब होता है और वाइल्ड लाइफ इज देयर फॉर डिस्ट्रॉय। तो वाइल्ड लाइफ क्या होगा, वाइल्ड लाइफ बेसिकली जो एनिमल्स है और जो ह्यूमन बीइंग है उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पड़ेगा और इससे ह्यूमन को भी खतरा रहेगा, डेंजर रहेगा, एज वेल एज जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी डेंजर उससे रहेगा, ठीक है। और एक आप ये देख सकते हो कि क्लाइमेट चेंज वाला जो सिस्टम है, इन द एब्सेंस ऑफ फॉरेस्ट कवर द समर बिकम हॉटर, समर जो होगी वो आपकी देखो क्लाइमेट चेंज है ना, सिर्फ हम हॉटर से मतलब देखते हैं कि मतलब गर्मी बढ़ जाएगी, बट इसका इम्पैक्ट क्या होता है, क्लाइमेट चेंज का बेसिकली मतलब हो जाएगा जहाँ पर गर्मी है वो और ज़्यादा गर्म हो जाएगा, जहाँ पर ठंडा है वो और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एक तरह से एक्सट्रीमिटी ऑफ द वेदर बढ़ जाता है। तो ये आपका क्लाइमेट चेंज होता है। रेनफॉल हो रही है तो प्रॉपर रेनफॉल ही हो रही है, इरेटिक रेनफॉल होती है, किसी जगह पे रेनफॉल हो रही है तो बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, पूरे साल की बारिश एक ही जगह हो जा रही है, कभी हो रही है तो किसी जगह पे बारिश अच्छी खासी होती है वहाँ पे बिल्कुल ड्रॉट पड़ रहा है। तो ये वाली कंडीशन आपकी क्लाइमेट चेंज कहलाती है। नेशनल अवार्ड एंड वाइल्ड conservation, the government of India has recently instituted the Amrita Devi Vishnoi National Award for the conservation of wildlife, मतलब वाइल्ड को कंजर्वेशन के लिए अमृता देवी जो थी उनके नाम पर एक उन्होंने अवार्ड इंस्टीट्यूट किया है, बेसिकली स्टार्ट किया है। हु इज़ इन 1931 सेक्रीफाइस हर लाइफ अलॉन्ग विद द 363 अदर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ खिजरी ट्रीज इन द केराली विलेज इन द जोधपुर नियर राजस्थान। तो उन्होंने जो खिजरी ट्रीज होते हैं ना उनको बचाने के लिए अपनी मतलब एक तरह से पूरा लाइफ लगाई थी इन्होंने अलॉन्ग विद हर फॉलोअर्स, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम चिपको आंदोलन बात करें तो द मूवमेंट originated in Garhwal region in 1970s. That was the result of grassroots level effort to the end of alienation of the people from the forest. देखो इसमें क्या हुआ था कि लोग है ना क्या करते थे कि जो भी फॉरेस्टेड एरिया होता था वहाँ पर जो ट्रीज़ होते थे उनको जाके हक करते थे और जो लोग वहाँ पर इंडस्ट्रीज थे बेसिकली वो फॉरेस्ट को जब कट करने आते थे तो वो उसको हक करके खड़े हो जाते थे और उनको काटने नहीं देते थे। तो इसको पूरा एक तरह से काफ़ी सारे लीडर्स ने इसको लीड किया और इसका नाम दिया गया फिर आपका चिपको मूवमेंट। और इसमें काफ़ी एक फेमस लीडर भी थी, अगर आपको उनका नाम पता हो, सुंदरलाल बहुगुणा उनका नाम है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इससे जुड़े हुए थे, ठीक है। सो इसमें क्या था, इसमें चिपको आंदोलन जो स्टार्ट किया गया था इज़ द ट्री हगिंग मूवमेंट, ये मैंने आपको बता दिया वैसे, ठीक है। और ये लोग एम्ब्रेस करते थे फॉर्मिंग द रिंग सर्कल
जो ट्री है उसके चारों तरफ है ना, मतलब उसको सर्कल करके खड़े हो जाते हैं एंड मार्क द ट्रीज, ठीक है। और एग्जाम्पल जो प्रोटेक्शन ऑफ द साल फॉरेस्ट इन वेस्ट बंगाल इन 1972। तो फिर जब गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को देखती है, तो उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट को एक्शन में आना पड़ता है और लोगों की बातें, इन्वायरमेंटलिस्ट की बातें सुननी पड़ती हैं और फॉरेस्ट को या इन्वायरमेंट को बचाने के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। फिर आपका 4R प्रिंसिपल होता है। इसमें क्या होता है, आपको ना एक बार इसको समझना पड़ेगा। आपको जो भी आप ऐसी इन्वायरमेंट को डिग्रेड करने वाली चीज़ें हैं, बेसिकली इन्वायरमेंट को नुकसान करने वाली चीज़ें हैं, जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, ठीक है, या फिर और भी कुछ चीज़ें हो गई जो इन्वायरमेंट को इतना ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं इम्पैक्ट डालती हैं और इन्वायरमेंट के लिए एक तरह से नेगेटिव वे में काम करती है, तो लेकिन उनके बिना लाइफ भी पॉसिबल नहीं होती है, मान लीजिए। तो इस केस में क्या होता है, 4R प्रिंसिपल को आपको यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्यूज़, आपको ट्राई करना चाहिए कि आप उसको पूरी तरीके से मतलब एक तरह से रिफ्यूज़ करें। कहीं पे भी पॉली बैग्स है तो आप उसकी जगह आप कॉटन वाले, जूट वाले बैग्स को एक तरह से ले सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या करना है, रिड्यूस करना है। अब एक तो आप बिल्कुल रिफ्यूज़ करें कि मुझे चाहिए ही नहीं, या फिर आप घर से ही अपना जो एक तरह से आपका जो प्रॉपर थैला है वो लेके जा रहे हैं, सो दैट कि आप जो मार्केट वगैरह है वहाँ से आप वेजिटेबल वगैरह परचेज़ कर सकें, ठीक है। बट हर चीज़ में अवॉइड नहीं कर पाते, तो क्या हो सकता है, रिड्यूस करना। हमें कोशिश ये करनी है कि अगर हम कहीं पे यूज़ भी करें तो कम से कम यूज़ करें हम उस चीज़ को, ठीक है। फिर क्या है, रीयूज़। अगर आपके पास पॉली बैग्स आए, देन आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप उन पॉली बैग्स को बार बार उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे पॉलीथीन की आप पॉलीथीन्स है आपकी वेजिटेबल में साथ में आई है, तो आप उसको 2 या 3 4 5 बार जब तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं आप कर सकते हैं। ऐसे ही आप और भी, जैसे आपकी प्लास्टिक की बॉटल्स होती है, आप उनको भी बार बार मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि प्लास्टिक को अवॉइड करके आप किसी और चीज़ की बॉटल ले सकते हैं, मे बी कॉपर की या फिर इवन स्टील की बॉटल को लिया जा सकता है। एंड देन रिसाइकल होता है। देखो, रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्ट इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है। अब क्या है, जैसे मान लीजिए आपने प्लास्टिक की बॉटल को काफ़ी टाइम यूज़ कर लिया, लेकिन एक टाइम के बाद होता है ना कि वो बिल्कुल ख़राब हो गई है, तो आप उसको डंप करना ही मतलब डंप ही करना पड़ेगा, आपको फेंकना ही पड़ेगा। इन दैट केस आप इंश्योर कर सकते हैं कि जो आपने डंप किया है वो रिसाइकलिंग प्रोसेस में जाए, ठीक है। तो ये आप प्रॉपर तरीके से जो सेग्रीगेशन होता है ऑफ वेस्ट वो आप कर सकते हैं, मतलब सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग करके आप उसको दे सकते हैं, सो दैट कि वो जो सूखा वाला एक कूड़ा है, ठीक है, वो आपका प्रॉपर तरीके से रिसाइकल हो सके। तो 4R प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं। अब वाटर एज अ रिसोर्स की बात करते हैं, तो वाटर इज़ अ बेसिक नेसेसिटी टू ऑल टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ लाइफ। इवन जो मरीन फॉर्म ऑफ लाइफ है उनके लिए भी वाटर रिक्वायरमेंट होता है। वाटर मोस्टली आपकी जो लाइफ है उसको पॉसिबल बनाता है, ठीक है। रीजन ऑफ द वाटर स्कार्सिटी, स्कार्सिटी होता है किसी चीज़ की कमी होना, ठीक है। तो रीजन ऑफ द वाटर स्कार्सिटी आर क्लोजली रिलेटेड टू द रीजन ऑफ द एक्यूट पॉवर्टी। अगर कहीं पर गरीबी है तो वहाँ पर आपके वाटर की स्कार्सिटी मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे, ठीक है, अनटिल और अनलेस वहाँ पर वाटर के अच्छे खासे रिसोर्सेज अवेलेबल हो। वैसे अगर अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं तो जनरली वहाँ पर इतनी पॉवर्टी होती ही नहीं है, ठीक है। जनरली, ये कोई लॉ नहीं है, बट जनरली मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अब ये देखो, फेलियर टू सस्टेन वाटर अवेलेबिलिटी हैज़ रिजल्टेड अ लॉस ऑफ वेजिटेशन कवर। अगर किसी जगह पर वाटर की प्रॉपर मतलब अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो वहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ वेजिटेशन होगा। बेसिकली वहाँ के जो प्लांट हैं वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। डाइवर्जन ऑफ द हाई वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स एंड पॉल्यूशन फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड अर्बन वेस्ट एंड लेस रेन, ये आपके सारे हो सकते हैं अगर आपकी वाटर की अवेलेबिलिटी सही से आपको अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इरीगेशन मेथड लाइक डैम्स, टैंक शुड बी यूज्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, सो दैट कि देखो डैम्स जो होते हैं वो आपकी प्रॉपर वाटर के चैनलाइज करने के लिए भी हेल्पफुल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल होते हैं। ऑल्दो उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, बट फिर भी हम कह सकते हैं कि काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल करने में भी हेल्पफुल होते हैं। इवन फ्लड को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इवन टैंक सिस्टम बनाया जा सकता है। टैंक सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली आपका जो रेन वाटर है, रेन वाटर को इस तरीके से सिस्टम में करना सो दैट कि हम उसको एक प्रॉपर चैम्बर में स्टोर कर सकें और जब भी हमें ज़रूरत पड़े तब हम उसको यूज़ कर सकें। ऐसा आपको बहुत सारी जगह पर इंडिया में अवेलेबल हो जाता है। इसके बारे में अभी हम नीचे देखेंगे, ठीक है। तो एवरेज एडवांटेज ऑफ डैम क्या हो जाएंगे, ठीक है। इरीगेशन इन द फील्ड, आपको इरीगेशन में हेल्पफुल हो जाता है। वेरियस कनाल्स बेसिकली नहरें होती हैं, आप बनाकर आप
अपनी जो फील्ड्स हैं, एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, वहाँ तक आप वाटर की मतलब वाटर की अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। फिर वाटर फ्रॉम द डैम इज़ सप्लाई टू द पीपल ऑफ द टाउन सिटीज़, ठीक है, पाइपलाइन के थ्रू उनके पास आप सप्लाई कर सकते हैं। सूटेबल वाटर का ट्रीटमेंट करके, मतलब जैसे वाटर होता क्या है कि जो कनाल्स होते हैं वो जनरली ड्रेनेज सिस्टम आपका मतलब ड्रेन बन जाता है, नाले की तरह बन जाता है, क्योंकि नहर है वो नाले की तरह बन जाती है। नहर में जनरली साफ़ पानी होता है और नाले में गंदा पानी होता है। तो बेसिकली लोग क्या करते हैं, जैसे लोग भी इवन इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो अपना क्या करेंगे, जितना भी अपना वेस्ट वाटर निकला उसको ना डायरेक्टली डंप कर देते हैं इन द जो वाटर का सोर्स है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो एंटायर सोर्स है ना वाटर का वो पूरा ही पॉल्यूटेड हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है कि मतलब आप उसको ट्रीट करके उसके अंदर डंप कीजिए सो दैट कि कम से कम नुकसान हो, ठीक है। इन दिस वे द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम एंश्योर द कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई इन द रीजन, ठीक है। फिर फॉलिंग वाटर फ्लोइंग वाटर जो है फ्रॉम डैम इज़ यूज फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए वाटर का मूवमेंट में होना ज़रूरी है ना। तो मूव कराने के लिए क्या है, वाटर को डैम्स में रोक लिया, सपोज करो डैम में रोक लिया, अब वाटर को ना अपने अकॉर्डिंग उसमें उसको एक तरह से फ्लो कराएंगे, और जब वो फ्लो करेंगे तो उसमें ना टरबाइंस लगा देंगे, और टरबाइन जब मूव करेंगे तो इससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हेल्पफुल होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, देखो सोशल प्रॉब्लम राइज होती है। एक तो ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज डैम, जो बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं, इससे लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, और जो विलेज होते हैं जो वहाँ पर रिवर के आसपास रह रहे हैं, उनको उस जगह को मतलब जो बेसिकली उनका पुश्तैनी एक घर है, मकान है, उन सबको छोड़कर उनको वहाँ से जाना पड़ता है। जस्ट क्योंकि रिवर जब बन रही है तो डैम जब बनेगा ना, जैसे रिवर है, रिवर पे एक डैम बना दिया तो रिवर पहले इस तरीके से फ्लो हो रहा था, तो लोग यहाँ पर भी यहाँ पर रह रहे हैं। अब क्या हुआ, डैम बनेगा ना तो इस पूरे एरिया, ये जो पूरा एरिया है ये सबमर्ज हो सकता है। तो यहाँ पर रहने वाले जो एनिमल हैं और जो ह्यूमन बीइंग है एंड इवन जो प्लांट है वो सबमर्ज्ड हो जाते हैं वाटर के अंदर। तो ये एक नुकसान होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो होते हैं इससे होमलेस हो जाते हैं, ठीक है, एंड क्रिएट अ सोशल प्रॉब्लम, ठीक है। तो फिर वो सिटीज़ की तरफ जाने के लिए मजबूर होते हैं, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, बहुत गरीबी का सामना करना उनको पड़ता है, स्लम्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या होती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाई राइज डैम ऑन द रिवर कंट्रीब्यूट टू द डिफॉरेस्टेशन। अब क्या करेंगे, डिफॉरेस्टेशन भी होता है। अगर जैसे डैम बनाया तो डैम बनाने के लिए आसपास के एरिया में से जो यहाँ से ना आपको पहले तो यहाँ के एरिया का फॉरेस्टेड एरिया हटाया जाएगा, और जो ये एरिया सबमर्ज्ड हुआ है यहाँ का भी तो फॉरेस्ट हट जाएगा ना। तो ये भी एक तरह से लॉस ऑफ मतलब आपका फॉरेस्ट होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, इससे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है। दिस इज़ बिकॉज द वास्ट वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना जो होता है गेट सबमर्ज्ड इन द वाटर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाता है। सम पीपल से दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज डैम इन्वॉल्व द स्पेंडिंग ऑफ द ह्यूज अमाउंट ऑफ द पब्लिक मनी विदाउट द जनरेशन ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ द प्रोपोर्शनेट बेनिफिट। तो बेसिकली कुछ ऐसे इन्वायरमेंटलिस्ट या कुछ ऐसे एक्सपर्ट बताते हैं कि जितना डैम में बनाने में उसको पैसा गया है ना, उतना उसका इकोनॉमिक वर्थ नहीं होता है किसी किसी जगह पर। ये सब जगह की बात नहीं है, पर ऐसा कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर फॉरेस्ट क्या हो जाता है, फॉरेस्ट आर द इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज डोमिनेटेड मेनली बाय ट्रीज एंड फॉर्मिंग अ सॉर्ट ऑफ कैनोपी। कैनोपी क्या हो जाता है, ट्री का ऊपर वाला पार्ट जो होता है ना उसको हम कैनोपी कहते हैं, ठीक है। आर द एसेंशियल फॉर द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ ऑल इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के जो बैलेंस बनाने के लिए हमारा फॉरेस्ट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। दे मेंटेन द बायोलॉजिकल इकोसिस्टम, वो बायोलॉजिकल इकोसिस्टम को अच्छे से मेंटेन रखने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, एम इज़ टू डेवलप प्राइमरी resources of land and water to produce secondary sources plant and animal to use in the manner which is not cause ecological imbalance। तो बेसिकली करना क्या होता है, जो आपका वाटर अवेलेबल है, हम ग्राउंड वाटर के एक्सट्रैक्शन पे ना ज़्यादा ध्यान देते हैं, मतलब पानी को ज़मीन से बोरवेल के थ्रू बाहर निकालने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जितने वाटर के सोर्सेज अवेलेबल है, चाहे लेक्स हैं चाहे वो आपकी कैनाल्स हैं, उनको जस्ट ड्रेनेज सिस्टम बना दिया हमने, मतलब आपका ड्रेन्स में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। और जो आपकी बहुत सारी बावड़ियाँ होती थी पहले, राजस्थान वगैरह में, हरियाणा में भी आपको बावड़ी वगैरह का सिस्टम मिल जाएगा, गुजरात में भी मिल जाता है। तो वो सारी जो सिस्टम है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, और उसकी जगह क्या लेता जा रहा है आपका सिर्फ हम बोरवेलिंग जो वाला सिस्टम है उसको कर रहे हैं। तो जितना ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करने पे ध्यान दे रहे हैं, उसके अगर हम
80% पे इतना ध्यान देना है कि जितना वाटर अवेलेबल है हम उसको अच्छे से कंजर्व करें। रेन वाटर होता है वो बिल्कुल रन ऑफ हो रहा है, बहते चला जा रहा है, ठीक है, उसको एक तरह से स्टोर करना, इस पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करा जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर अब कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू क्या है आपको बहुत सारे स्टेट्स में वाटर को कंजर्व करने के लिए कोशिश की जाती है। अब एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, जितने अर्बनाइज एरिया होंगे ना वहाँ पर ये चीज़ें आपको कम देखने के लिए मिलेंगी। वो लोग वाटर को, क्योंकि देखो सिटी में थोड़ा सा या जो अर्बनाइज एरिया है वहाँ पर लोग थोड़े से जनरली कंपैरेटिवली रिचर होते हैं, ठीक है, दैन द विलेज पीपल। और विलेजर जो होते हैं वो थोड़े से डाउन टू अर्थ होते हैं, समझते हैं चीज़ों को कि वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जैसे राजस्थान में क्योंकि वहाँ पे ड्रॉट की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा रहती है, डेजर्टिक एरिया है, तो वो लोग क्या करते हैं कि जनरली वाटर को, रेन वाटर को स्टोर करते हैं। बट जो अर्बनाइज एरिया होता है वहाँ पर इतना फोकस कोई करता ही नहीं है, ठीक है। सो अगर हम देखें राजस्थान में आपको खादिन, टैंक, नादी वाला सिस्टम मिल जाएगा, जिसमें बेसिकली ये वाटर के स्टोर करने के अलग अलग नेम है बस, ठीक है, मेथड्स अलग अलग है, बाकी मोर और लेस सेम ही चीज़ है, ठीक है। और आपको जैसे महाराष्ट्र में बंधाराज मिल जाएगा, ऐसे ही आपको बुधीज मिल जाएगा, ये आपका यूपी और एमपी में मिल जाएगा, पाहेज मिल जाएगा, ये आपको बिहार में मिल जाएगा, ठीक है, कुल्स मिल जाएगा, ये जो भी प्रोनाउंसिएशन है मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है बट ये ऐसा ही होगा कुछ, ठीक है। फिर हिमाचल में आपको कुल्स मिल जाएगा, पोन्स आपको जम्मू में मिल जाएंगे, इरिक्स या टैंक्स जो होते हैं वो तमिलनाडु में मिल जाएंगे, बावली आपको मिल जाएगा, ये आपको थोड़ा बहुत दिल्ली वाले सिस्टम, दिल्ली के आसपास वाले एरिया में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, बट इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या है, वाटर डज नॉट इवेपोरेट। अगर हम वाटर जितना अवेलेबल है रेनफॉल के फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होता है, अगर हम उसको स्टोर करेंगे तो वाटर इवेपोरेट ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो इससे रेनफॉल जो इरेटिक नेचर को शो करती है, कहीं पे ज़्यादा हो रही है कहीं पे बिल्कुल नहीं हो रही है, इसमें भी एक तरह से कंट्रोल कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। फिर क्या है, रिचार्ज वेल, तो आपके जो कुएँ वगैरह हैं उसको प्रॉपर रिचार्ज किया जा सकता है, ठीक है, अगर हम अच्छे से वाटर को क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है। मॉइस्चर फॉर द वेजिटेशन का जो मॉइस्चर है उसको भी मेंटेन रखेगा, अदरवाइज नहीं तो डेजर्टिफिकेशन होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। फिर डज नॉट प्रोवाइड द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द मॉस्किटोज। अगर हम प्रॉपर तरीके से वाटर को चैनलाइज करके उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं तो वाटर जो बहुत सारे पॉट्स में, गड्ढों में इकट्ठा हो जाता है वो नहीं होगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो मॉस्किटोज उनकी वजह से बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, उसको भी हम एक तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ग्राउंड वाटर इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम कॉन्टेमिनेटेड बाय द ह्यूमन, कॉन्टेमिनेशन से मतलब हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। कॉन्टेमिनेशन होता है बेसिकली ख़राब हो जाना, गंदा हो जाना, तो बाय द ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, ठीक है, तो हम उसको बेसिकली एनिमल वेस्ट और ह्यूमन वेस्ट से भी उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अब पॉल्यूशन ऑफ द वाटर क्या हो जाता है, द पॉल्यूशन ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय द डंपिंग ऑफ द अनट्रीटेड सीवेज, ठीक है। तो सेप्टिक टैंक्स होते हैं उनको भी डायरेक्टली आपका डंप कर दिया जाता है आपका कैनाल्स में, रिवर्स में इवन, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है यहाँ पे, ठीक है। द कंटेमिनेशन ऑफ द रिवर वाटर कैन यूजली फाउंड फ्रॉम 2 फैक्टर्स। अब देखो इसमें ना बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या 2 फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। पहला क्या है, द प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है इन द रिवर वाटर, वो भी आपका क्या करता है, कंटेमिनेशन करता है वाटर का। दूसरा क्या हो सकता है, मेजरमेंट ऑफ द पीएच ऑफ द रिवर, ये एक तरह से बेसिकली तरीके हो सकते हैं। अगर हम बात करें कंटेमिनेशन के, ख़राब कैसे होता है पानी, तो डंपिंग ऑफ द, एक तो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, दूसरा आपका हो गया कि जो सेप्टिक टैंक्स वगैरह होते हैं उसको भी डायरेक्टली डंप कर दिया जाता है। फिर रिलीजियस कुछ प्रैक्टिस ऐसी हैं कि जैसे आपका जो रिलीजियस मटेरियल होता है आफ्टर द प्रॉपर वर्शिप, जो आपकी पूजा वगैरह करने के बाद जो मटेरियल होता है उसको डायरेक्टली रिवर्स में कर दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें क्या होता है कई बार प्लास्टिक का सामान भी होता है, आप उसको डंप कर दोगे तो वो रिवर का जो, जैसे अगर रिवर का प्रॉपर ये रिवर बेड है, ठीक है, ये इतना वाला एरिया है तो इसमें रिवर फ्लो कर रही थी, अब हम उसको डंप करते रहेंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से रिवर का जो एरिया है ना वो नीचे से भरता जाएगा और रिवर जो है ना वो ऊपर की तरफ आएगी। अब ऑब्वियस है जो वाटर की अवेलेबिलिटी है रिवर में वो तो उतनी है, तो रिवर है ना इधर वाले एरिया में भी एक्सटेंड करेगी और इसी की वजह से फ्लड की कंडीशन और ज़्यादा बढ़ने लगती है, ठीक है। तो ये एक मतलब प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा बड़ी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इस पर आप एक केस स्टडी देख सकते हैं जिसमें जैसे जिन मतलब एक सिंपल से एक लाइन है कि जिन नदियों को हमने देवी माना है ना वो ज़्यादा गंदी मिलती हैं आपको कंपैरेटिवली वो नदियाँ जिनको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। इवन आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखेंगे तो वहाँ पर आपको नदियाँ ज़्यादा साफ़ मिलती हैं, इवन वो देवियों को उनका दर्जा दिया भी नहीं जाता है, लेकिन स्टिल वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ रखी जाती है क्योंकि वहाँ पर कम्युनिटी एफर्ट्स भी होते हैं, गवर्नमेंट के भी एफर्ट्स होते हैं। यहाँ पर क्या होता है जैसे एक दूसरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना डाल दिया जाता है, इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है।
ना ही नॉर्मल पॉपुलेशन जो है वो करती है इतना ज़्यादा फोकस, ना ही आपकी गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा फोकस रहता है, ठीक है। कुछ मतलब एक दूसरे पे ब्लेम गेम ज़्यादा चलता है, तो वो चीज़ एक रहता है, ठीक है। आप इंडिया में एक चंबल नदी के बारे में पढ़ सकते हैं। जो चंबल नदी है ना, उसको इतना ज़्यादा उसका जो वाटर है वो इतना रिलीजियस नहीं माना जाता है, लेकिन अभी कुछ स्टडीज़ बताती है चंबल नदी का पानी वन ऑफ द मतलब एकदम क्लीनेस्ट रिवर में वो काउंट होती है चंबल रिवर, ठीक है। जबकि वो बीहड़ वाले इलाके से निकल के आ रही है, लेकिन स्टिल वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ है, क्योंकि वहाँ पर डंपिंग जो होती है ना, आपका जो ये वर्शिप करते हैं, पूजा वगैरह का जो सामान होता है उसको डाला जाता है, वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो चंबल आपकी काफ़ी साफ़ नदियों में काउंट होती है। तो देखने सोचने वाली बात है, कितनी बड़ी आयरनी है कि जिन नदियों को हम देवियाँ मानते हैं, जैसे गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, उनको बहुत ज़्यादा उनकी जो कंडीशन है बहुत ही बेकार है, ठीक है। तो ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है। फिर गंगा जो है उसका एक्शन प्लान जो है मल्टी क्रोर जो ये प्रोजेक्ट केम इन 1985, इसमें गंगा को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या था, मिनिमाइज़ करना है मिनिमम फाउंड इन द ऋषिकेश, सबसे कम आपको जो ये मोस्ट पोर्टेबल नंबर जो है वो आपको सबसे कम ऋषिकेश में मिलेगा। लेकिन जैसे गंगा प्लेन एरिया में एंटर करेगी तो उसका लेवल बढ़ने लगेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या है, कन्नौज वाला एरिया, बेसिकली जब रिवर हमारा यूपी वाले एरिया में है तो उसके बाद क्या होता है, रिवर काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूट होने लगती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से तो माउंटेन्स में से निकल के आ रही है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं क्रिएट किया जाता है। एडवांटेज ऑफ वाटर स्टोरेज इन द ग्राउंड, अब वाटर स्टोरेज जो हम करते हैं ग्राउंड में, ये ऊपर वाले का पॉइंट है, ठीक है ना। तो उसके क्या बेनिफिट है, तो पहला क्या होता है, ग्राउंड डज नॉट इवेपोरेट, ग्राउंड में अगर जाता है तो वो इतना ज़्यादा इवेपोरेट नहीं होता। दूसरा क्या है, ये सेपरेट स्प्रेड आउट द रिचार्ज वेल एंड प्रोवाइड द मॉइस्चर टू द क्रॉप। देखो अगर वाटर हमारा रेनफॉल इस तरीके से हो रही है, तो अगर यहाँ पर कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ रोड नहीं होगा तो वाटर क्या होगा, नीचे की तरफ सीपेज करने लगेगा, ठीक है, नीचे की तरफ जाएगा, तो उससे हमारे जो एक्वीफर्स हैं, वाटर के एक्वीफर्स हैं, वो भी फुलफिल होंगे, ठीक है। तो वाटर का जो ग्राउंड टेबल है वो भी काफ़ी ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएगा। वाटर स्टोर्ड इन द ग्राउंड डज नॉट प्रमोट द ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटो, ये वाली बात हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। फिर कोल एंड पेट्रोलियम कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, तो कोल इज कंबस्टेबल फॉसिलाइज रॉक होता है, डिराइव फ्रॉम द लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ द प्लांट रिमेन इन द ग्रेजुअली कंप्रेस एंड, देखो बेसिकली बोलता कैसे कोल, आप कोल या पेट्रोलियम, अगर आपका जो लैंड है वहाँ पर आपको कुछ मतलब जो एक माना जाता है कि एक डायनासोर वाला एरिया था, इरा था, जुरासिक टाइम पीरियड जो है, और जो भी उस टाइम के प्लांट, एक एस्ट्रॉइड टकरा गया था तो वहाँ पे जो प्लांट या जो एनिमल डेथ करे थे, फिर वो क्या हुआ, अर्थ के नीचे, मतलब ये अर्थ की जो क्रस्ट है उसके नीचे जाने लगे, है ना। और फिर क्या हुआ, उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ा, और ड्यू टू द प्रेशर और जो उनका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा तो इस वजह से वो कोल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। पेट्रोलियम में कन्वर्ट कैसे माना जाता है, पेट्रोलियम का भी सेम ही कॉन्सेप्ट माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मतलब अगर आपका जो एरिया है, अगर वहाँ पर सलाइन वाटर उसको पूरी तरीके से ढक लेगा तो उस केस में वो पेट्रोल में कन्वर्ट होता है, और अगर हमारा नॉर्मल प्योर फ्रेश वाटर उस चीज़ को ढक लेता है तो वो आपका नॉर्मली कोल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, फॉसल्स में कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली, ठीक है। और ये आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में मिल जाते हैं, पेट्रोलियम और कोल दोनों ही, ठीक है। फिर पेट्रोलियम का यूज़ क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों में यूज़ होता है, आपको पता ही है। पेट्रोलियम देखो एक ना वास्ट टर्म है, उसके अंदर पेट्रोल भी आ जाता है, डीजल भी आ जाता है, केरोसिन भी आ जाता है, एलपीजी भी आ जाएगा, सीएनजी भी आ जाएगा, ये सारी आपकी गैसेस भी उसके अंदर आ जाएगी। इवन आप जो पेट्रोलियम जेली वैसलीन को यूज़ करते हो वो भी उसका एक कंपोनेंट कह सकते हैं, ठीक है। ग्रीस हो जाता है, लुब्रिकेंट्स जो होते हैं वो भी उसका एक कंपोनेंट है, ठीक है। मेथड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल, तो क्या कर सकते हैं, बर्निंग ऑफ द कोल कॉज एयर पोल्यूशन, तो हमें उसके बर्निंग को कम करना चाहिए, हमें उसके सब्सिट्यूट को ढूंढना चाहिए, क्लीनर फ्यूल की तरफ स्विच करना चाहिए, ठीक है। टेक्निक यूज टू डेवलप रिकवर द मैक्सिमम फॉसिल फ्यूल, तो इसमें क्या कर सकते हैं, हमें जो आपका जब हम उनको एक्सट्रैक्ट करें तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि उसका वेस्टेज कम से कम हो, क्योंकि बहुत सारा जो उसका अमाउंट जो हम निकालते हैं वो तो वेस्ट भी हो जाता है, तो वो भी एक तरीका हो सकता है। और ऑयल वेल जो होती है और कोल माइन जो होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा फायर प्रोन होती है, मतलब कैच कर लेते हैं बहुत जल्दी फायर को, तो हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए कि वहाँ पे प्रोटेक्टेड हो वो, ठीक है, ताकि वहाँ पे फायर वगैरह के चांसेस कम हो सके। ओवर कंजप्शन ऑफ ऑयल एंड ऑटोमोबाइल शुड बी चेक्ड, ठीक है। इसकी जगह क्या करा जा सकता है, कार पूलिंग वाला सिस्टम किया जा सकता है, ठीक है। अगर एक कार में एक पर्सन जा रहा है, 4 पर्सन अलग अलग मतलब सेम जगह जा रहे हैं एक अलग अलग कार से, तो वो क्या कर सकते हैं, एक ही कार को ले सकते हैं, ठीक है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जा सकता है, ये सब किया जा सकता है। ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ किए जा सकते हैं, सच एज हाइड्रोइलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड पावर, सोलर एनर्जी, बायोगैस, ठीक है, इन सब का यूज़ किया जा सकता है। फिर स्टेप टू कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज, क्या कर सकते हैं, सेव इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी मोर देन आपका 50% जो होता है वो कोल से ही बनी है, तो अगर हम उसको सेव करेंगे तो ये भी एक तरह का कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है, ठीक है। फिर क्या करना है, वाटर को भी आपको सेव करना है, क्योंकि जो फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी है वो कम है। हमारे अर्थ पे मोर देन 71% जो आपका वाटर तो अवेलेबल है, लेकिन वो सारा वाटर ऐसा नहीं है जो ड्रिंकेबल मतलब पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सके, तो ये भी एक ज़रूरी हो सकता है। यूज़ एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, जैसे 5 स्टार जिस पर रेटिंग्स होती हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं, सो दैट कि इलेक्ट्रिकल कंजप्शन जो होता है वो कम से कम हो। यूज़ प्रेशर कुकर टू कुक फूड, क्योंकि प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर से खाना पक रहा है तो जल्दी पकता है, ठीक है, तो ये है। सोलर कुकर का यूज़ किया जा सकता है, सोलर फर्नेस का यूज़ किया जा सकता है, सो दैट कि हम जो सन से आने वाली एनर्जी है उसको यूज़ करके अपना फूड को एक तरह से मेक कर रहे हैं, ठीक है। फिर एनकरेज कर सकते हैं बायोगैस वगैरह को यूज़ करने को, ठीक है। अब इसमें एक ये चीज़ आप देखना है, वाटर मैनेजमेंट क्या होता है, वाटरशेड मैनेजमेंट। तो वाटरशेड मैनेजमेंट एम्फेसिस द साइंटिफिक सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द बायोमास प्रोडक्शन। बायोमास की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वाटर मैनेजमेंट वाटरशेड का मैनेजमेंट किया जा सकता है, ठीक है। द एम इज़ टू डेवलप प्राइमरी रिसोर्सेज एंड लैंड एंड वाटर टू प्रोड्यूस सेकेंडरी रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे प्राइमरी रिसोर्सेज से हम उसको सेकेंडरी रिसोर्सेज में कन्वर्ट करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है, इसका एम है ये। फिर और इससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी ना हो, ठीक है। वाटर शेड मैनेजमेंट नॉट ओनली इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड इनकम ऑफ द वाटर शेड कम्युनिटी ऑल्सो, बट ऑल्सो जो कम्युनिटी है उसको भी एक तरह से हेल्प करता है, ड्रॉट और फ्लड को भी मिटिगेट करने में हेल्पफुल है। एंड डाउन स्ट्रीम द लाइफ ऑफ डाउन स्ट्रीम ऑफ द डैम एंड रिजर्वियर, तो वहाँ पे जो लाइफ है उनको भी प्रिजर्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। थैंक यू।